नमस्कार, मैं हूं ज़ारा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत स्वागत है। एपीएन के इस खास कार्यक्रम में हम कानूनी विशेषज्ञ हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम आरटीआई के बारे में आपको जानकारी देंगे। आरटीआई से जुड़े नियम कानून बताएंगे। आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार, लोकतंत्र को मजबूत करने, शासन में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने समेत कई अहम उद्देश्यों के लिए संसद ने सूचना का अधिकार नियम 2005 लागू किया। देश के इतिहास में इस कानून ने कई अहम घोटालों को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई है। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत के किसी भी नागरिक को यह अधिकार है कि वो जाकर किसी भी सरकारी विभाग से सवाल कर सकता है और हर तरह की जानकारी ले सकता है। इस कानून के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में जन लोक सूचना अधिकारी के पद का प्रावधान है। आरटीआई आवेदन इनके पास जमा करना होता है। इसके लिए नागरिक को सरकारी संस्थान जाकर बस एक आवेदन देना होता है और आवेदन देने के बाद उसका जवाब उसके संस्थान को 30 दिनों के भीतर देना होता है। इस तरह ये देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आम जनता के पास सबसे बड़ा हथियार है, जिसका उपयोग कर वो अपने हक की मांग कर सकता है। तो ये तो थी आरटीआई से जुड़ी बुनियादी जानकारी। आज आरटीआई के नियमों के बारे में जानकारी देंगे हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी आपको विषय से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे और हमारा फोन नंबर है 012061273937। इसके अलावा आप 012061273938 भी डायल कर सकते हैं। और ऋषिपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल आपसे यही करना चाहेंगे कि आरटीआई की शुरुआत आखिर क्यों की गई? देखिए ज़ारा, आरटीआई जो कानून है और आरटीआई एक जो शक्ति के रूप में भारत में जो लाया गया, वो अपने आप में जो हमारा जो संविधान है, संविधान की जो भावना है, उस भावना को प्रकट करने का एक तरह का प्रकटीकरण है कि हम क्या चाहते हैं। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार, जो राइट टू इंफॉर्मेशन होना और उस इंफॉर्मेशन का अधिकार होना, ये सबसे बड़ी बात है कि इस कानून के तहत नागरिकों को यह अधिकार दिया गया कि किसी भी सरकारी संस्था, चाहे वो राज्य की सरकारी संस्था हो, चाहे केंद्र की सरकारी संस्था हो या एनजीओ भी हो, जो सरकार के जो धन के द्वारा जो है चलती है, उन सारी जो संस्थाएं होती हैं, उनकी जो गतिविधियां हैं, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, उनकी जो मीटिंग्स हैं, उनके जो और कार्य प्रणाली है, उनमें कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो इसमें सूचना का जो अधिकार है, उसको जो मैं आपको ये बता दूं, जो अधिकार के रूप में दिया जाना, ये अपने आप में हमारे संविधान में एक शक्ति को प्रकट करता है। यानी हमें नागरिकों को एक शक्ति दी गई है कि आपका ये अधिकार है, जिससे जो सरकार उस सूचना को देने से इनकार नहीं कर सकती। आप उस अधिकार को मांग सकते हैं। अगर वो संस्था अधिकार देने से इनकार करती है तो आप उसकी अपने संस्था में जा सकते हैं और उसके बाद कोर्ट जा सकते हैं। तो अपने आप में इसको अधिकार बनाना ही ये साबित करता है कि कितनी पूर्णता के साथ सरकार ने या संसद ने कोशिश करी कि जो ये नियम है इसको एक अधिकार के रूप में सौंपा जाए। जी बिल्कुल, ये अधिकार के नियम के तौर पर इसे बनाया गया है। तो आरटीआई फाइल कौन कर सकता है ऋषिपाल जी? देखिए, आरटीआई हमारे देश का कोई भी नागरिक जो है वो फाइल कर सकता है। जिसकी 18 से जो बड़ी उम्र का जो व्यक्ति होता है, उसको अधिकार है कि किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी, जैसे मैं आपको पहले बताया था, किसी भी सरकारी जो संस्था है, चाहे राज्य की है चाहे केंद्र की है, उसको कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इवन सरकारी संस्था में काम क्यों ना करता हो, चाहे इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों ना हो, वो अपनी संस्था की भी जो सूचना है उनको मांग सकता है। तो कोई भी व्यक्ति, आप समझ लीजिए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी व्यक्ति हो, सब व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, किन्नर हो, हर व्यक्ति को अधिकार है कि आरटीआई के अंदर किसी भी प्रकार की जो सूचना होती है, जिसको जो आरटीआई की एम्बिट में आती है, उनको वो मांग सकता है। जी जी, तो ऐसे कौन से संस्थान होते हैं आरटीआई की जानकारी जहां पे मांगी जा सकती है? आरटीआई एक्ट के अंतर्गत न आने वाली संस्थाएं कौन सी होती हैं? देखिए, एक तो आरटीआई जो है, वो जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, वो जो सरकारी संस्थाएं जो होती हैं, जो पब्लिक डोमेन, जो पब्लिक जो डोमेन में चलती है, जो सरकारी धन की जो संस्थाएं चलती हैं, वो आरटीआई एक्ट में आती है।
इसमें जो जो जैसे केंद्र सरकार की जितने भी जो मंत्रालय हैं वो सारे के सारे आरटीआई एक्ट में आते हैं। राज्य सरकार के मंत्रालय आरटीआई एक्ट में आते हैं। इसके अलावा जो एनजीओ होती है, जो एनजीओ जो सरकारी तो नहीं है लेकिन वो उनका जो पोषण है वो सरकारी संस्थाओं से चलता है। तो ऐसी स्थिति में जो एनजीओ हैं जो पब्लिक फंड से चलती है, यानी जिसके अंदर पब्लिक, आप जनरली आपको समझे कि पब्लिक फंड जिसमें इन्वॉल्व होता है, पब्लिक इन्वॉल्व होती है, उन सभी संस्थाओं की सूचना निकालने का आपको अधिकार है। जो निजी क्षेत्र में है, निजी क्षेत्र में आपको अधिकार नहीं है, लेकिन जो पब्लिक क्षेत्र की जो भी संस्थान है उन सभी संस्थानों में एक नागरिक को सूचना लेने का अधिकार है। जी जी, जैसे अगर किसी को आरटीआई फाइल करनी है तो इसे फाइल करने का क्या कुछ तरीका होता है, क्या पूरा प्रोसीजर होता है, क्या प्रक्रिया जानना चाहेंगे आपसे? देखिए, एक तो आरटीआई जो कानून है इसको सबसे इम्पोर्टेंट बात है तो सरल बनाने के लिए इसकी जो प्रक्रिया है उसको भी सरल किया गया है। कि ऐसे नहीं है कि इसको आरटीआई की तहत किसी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए आपको किसी वकील के पास जाना पड़ेगा, आपको स्पेसिफिक परफॉर्मा होगा उसको भरना पड़ेगा और फिर आप इंफॉर्मेशन लेंगे। यानी इसको परंपरागत तरीके से अलग हटा के एक सामान्य तरीके से भी अगर आप आरटीआई के अंदर किसी नियम किसी भी सूचना को मांगते हैं, एक सामान्य तरीके से एक प्लेन पेज के ऊपर अपनी बात को लिखते हैं और वो एक सूचना मांग रहे हैं आरटीआई नियम के तहत, जो सूचना मांग रहे हैं उसको सामान्य भाषा में लिख सकते हैं, तब भी वो जो संस्थान है उसको आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन जो मांगी गई है उसको देने का दायित्व है। यानी कोई खास प्रिस्क्राइब जो परफॉर्मा है नहीं बनाया गया। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति समझता है कि उसको नहीं जानकारी है तो इस तरह गूगल के ऊपर आप जाएंगे तो परफॉर्मा निकालेंगे तो बहुत इजीली हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और जो क्षेत्रीय भाषा है सभी भाषाओं में आरटीआई का परफॉर्मा जो है इजीली अवेलेबल है। इवन जो वेयर एक्ट होता है, जो सामान्य जो कानून होता है जो 20-25-30 रुपए का आता है, उसके अंदर भी लास्ट में एक परफॉर्मा है कि आप आरटीआई के तहत ये इन्फॉर्मेशन किस तरह से निकाल सकते हैं। जी जी, तो क्या कोई ऑनलाइन तरीका भी होता है आरटीआई, आप ऑनलाइन के जरिए भी फाइल कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। जिन जिन संस्थाओं के अंदर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन, यानी कि ऑफलाइन का अर्थ है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को चाहते हैं तो उस डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहां पर आप एक प्लेन पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन की जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं उसको लिखते हैं और वहां पर जो एक अधिकारी बैठा होता है जो इंफॉर्मेशन देने के लिए उसके पास जमा कराते हैं। ये तरीका ऑफलाइन का है। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन भी आप इंफॉर्मेशन लें तो ऑनलाइन भी जो पोर्टल है खुला हुआ है, ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर भी आप टाइप कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं और एक प्रिस्क्राइब फीस होती है 10 रुपए पर पेज के हिसाब से, वो फिर आपको जब आप ऑनलाइन जमा करते हैं तो आपको अकाउंट में जो फीस देनी पड़ती है, अगर आप देंगे तो आप ऑनलाइन भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वैसे ही मिलेगी जैसे आपको ऑफलाइन मिलती है। जी जी, तो 10 रुपए पर पेज के हिसाब से ये फीस रखी गई है। तो वहीं अगर आरटीआई में जवाब आने के लिए अगर हम इंतजार करें तो कितना वक्त लगता है, कब तक जवाब मिल पाता है? देखिए, कानून के हिसाब से जिसकी संस्था के पास आप आरटीआई की एप्लीकेशन लगाते हैं, प्रार्थना पत्र लगाते हैं, जिस दिन उसके वो रिसीव होता है उसके 30 दिन के अंदर उनका एक दायित्व है कि वो इंफॉर्मेशन आपको सप्लाई करें। अनलेस कोई ऐसा बहुत बड़ा कारण ना हो कि वो इंफॉर्मेशन वो सप्लाई आपको नहीं कर पा रहे, अगर नहीं कर पा रहे तो आपको जवाब देंगे कि ये कारण है। अदरवाइज जो 30 दिन का समय होता है, 30 दिन के अंदर उस जो इंफॉर्मेशन होती है इंफॉर्मेशन को अब पूरी तरह तैयार करके उसको बंडल बना के आप जो भेजने वाला व्यक्ति उसका भेज जाती है। कई बार ये भी होता है कि जैसे आपने इंफॉर्मेशन मांगी और इंफॉर्मेशन आपने 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए जमा कराए और इंफॉर्मेशन ज्यादा बड़ी है, तो ऐसी स्थिति में आरटीआई अधिकारी जो होता है वो आपको वो आपको लेटर लिखता है, उसमें वो बताता है कि जो आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो इतने पेज की है और उसके अंदर आपको कुछ एडिशनल जो फीस है वो जमा करानी है। तो वो जमा कराने के बाद सामान्य 30 दिन का समय होता है। 30 दिन के अंदर तो जो भी इंफॉर्मेशन 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन देनी होती है जो भी मांगी गई है आपसे। और इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ धर्मवीर जुड़ चुके हैं मंगोलपुर से। धर्मवीर, सवाल पूछ सकते हैं अपना। हाँ मैम, नमस्ते। नमस्ते, कहिए। मैम, मेरा एक सवाल था। मैं सीआईसी गया था एक विषय। जी धर्मवीर। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मेरा एक सवाल था। मैंने एक आवेदन करा था सन 2009 में। अच्छा। पीओन की पोस्ट पे। तो सर मैं उनके खिलाफ सीआईसी गया, सीआईसी ने मेरी निष्पक्ष सुनवाई नहीं करी सर। जी।
और पंजीकृत डाक से मैंने भेजा था, जिसका पुख्ता सबूत मेरे पास है। अधिकारी ये बोलते हैं कि भाई रिकॉर्ड नहीं है। मैंने ये भी पूछा उनसे कौन से कानून के तहत आपने नष्ट रिकॉर्ड करा गया, उसकी कॉपी दी जाए, वो नहीं दी गई मेरे को। देखिए, आपने जो आप अपनी समस्या बता रहे हैं कि आपने एक आरटीआई के तहत आवेदन किया था और उस आवेदन को करने के बाद जो आपने इच्छित सूचना मांगी थी वो आपको नहीं दी गई। अगर ऐसी स्थिति में वो संस्था आपको इच्छित सूचना नहीं देती तो हर संस्था का एक अपीलेट अथॉरिटी होती है, यानी वहां पर आप अपील कर सकते हैं कि मैंने इंफॉर्मेशन मांगी थी और ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो ऐसी स्थिति में जो अपीलेट अथॉरिटी होती है वो नीचे वाली अथॉरिटी को आदेश देती है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी अगर उनको उपलब्ध है तो वो जमा कराएं। उसके बावजूद भी कभी आपको ये लगता है कि अपीलेट अथॉरिटी भी आपकी बात को नहीं सुन रही है, तो फिर आप पर अंतिम जो विकल्प बचता है कि आप कोर्ट के अंदर जो है हाई कोर्ट में भी आप चाहें तो उसकी रिट लगा सकते हैं और आप सूचना ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ये सोचे कि भाई इस छोटी सी सूचना के लिए आप हाई कोर्ट जाएंगे, बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे। वहां भी जो सरकारी जो वकील होते हैं, अगर आपकी सूचना सही आपको अधिकार की आवश्यकता है तो वो भी आपको सरकारी पैसे में ले सकते हैं और आपकी जो रिट है वो लगाई जा सकती है और आप सूचना आपको मिल जाएगी। बिल्कुल, उम्मीद है धर्मवीर जी आपको जवाब मिल गया होगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ऋषिपाल जी, जैसे कि आप बात कर रहे थे कि 30 दिन का वक्त लिया जाता है और जवाब दे दिया जाता है, लेकिन अगर इस अवधि के अंदर जवाब ना मिले तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर 30 दिन का वक्त आपको दिया गया है जो कानून के द्वारा है, उसमें अगर आपको सूचना नहीं मिलती है तो उसका अंतिम जो दूसरा विकल्प होता है कि आप उस अधिकारी की या उस संस्था की जो शिकायत हो, हर जो संस्था जो जिससे आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं उसकी अपीलेट अथॉरिटी होती है, आप उनके पास शिकायत लगा सकते हैं कि हाँ आपने सूचना मांगी थी और जो उसका समय सूचना जिस समय सीमा दी गई थी उस समय सीमा को देने के बाद भी वो लोग आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, तो ऐसी स्थिति में अपीलेट अथॉरिटी जो है वो जो नीचे वाली अथॉरिटी उनको डायरेक्ट भी कर सकती है और कई बार फाइन भी लगा सकती है कि आपने समय से सूचना क्यों नहीं दी। तो ये जो समय है, समय का भी अधिकार दिया गया है। अगर आप उससे ज्यादा चाहते हैं तो आपको पूर्ण अधिकार है कि आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जाइए और बहुत जल्दी ही आपकी सूचना के लिए उस संस्था को कॉल करते हैं और उस संस्था को नोटिस करते हैं और आपकी सूचना को दिलवाते हैं। जी। आज हम आपको बता रहे हैं आरटीआई एक्ट के बारे में। हमारे अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी भी लगातार बने हुए हैं। ऋषिपाल जी, अब अगला सवाल ये जानना चाहेंगे आपसे कि कौन कौन सी ऐसी निजी संस्थाएं हैं जो आरटीआई एक्ट के तहत आती हैं? देखिए, अगर आरटीआई एक्ट को आपको समझना है और निजी संस्था के आपस में संबंध को समझना है तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि आपको देखना है कि जो निजी संस्थाएं जिनके अंदर पब्लिक फंड इस्तेमाल किया जा रहा है उन संस्थाओं के अंदर आपको ये अधिकार होता है कि आप आरटीआई के तहत सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एनजीओ हैं, बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जिनको सरकार एड देती है, यानी कि अगर ध्यान से देखा जाए तो है तो उन्हीं संस्थाएं लेकिन वो पब्लिक फंड से चल रही है। तो ऐसी स्थिति में हर नागरिक को यह अधिकार है कि उसकी जो कार्य प्रणाली है उस कार्य प्रणाली से संबंधित वो जो सूचनाओं को वो निकाल सकता है। तो यही सबसे बड़ा क्राइटेरिया कि आपको देखना है तो निजी संस्था एक्सक्लूसिवली या विशेष तौर पर केवल निजी संस्था है या उसके लिए जो फंड आ रहा है वो फंड सार्वजनिक क्षेत्र से आ रहा है, पब्लिक फंड आ रहा है, तो वो उन सभी निजी संस्थाओं से आप आरटीआई के द्वारा सूचनाओं को मांग सकते हैं। जी। वही जो आरटीआई एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, कई बार हम देखते हैं कई लोगों की आरटीआई आप डालते हैं और वो रिजेक्ट हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए और इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार हम आरटीआई के तहत जो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं वो इन्फॉर्मेशन स्पष्ट नहीं होती। जब स्पष्ट नहीं होती तो जो आरटीआई अधिकारी जो इन्फॉर्मेशन की आप जिससे दरकार कर रहे हैं, जिससे मांग रहे हैं, उसको समझ में नहीं आया कि आप क्या इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। कई बार क्या होता है कि सूचना और जानकारी, आप मान लीजिए कुछ सबसे इम्पोर्टेंट है कि वहां पर जो कानून है उसके लिए सूचना, आपको कोई सूचना मांगनी है, कोई इन्फॉर्मेशन मांगनी है, ये जो कानून है आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन है। तो जब तक वो आप जो आप जानना चाह रहे हैं वो सूचना की परिभाषा में नहीं आता तो आप उसके अंदर अपने इच्छित परिणाम को या सूचना को नहीं जान सकते। सबसे पहले कारण तो ये होता है कि आपको जो भी व्यक्ति आरटीआई पर कुछ सूचना मांग रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि वो सूचना मांग रहा है, सूचना के अलावा कुछ और चीज नहीं मांग रहा। जी। दूसरी बात क्या होती है कि जो आपने सूचना मांगी गई है, अगर उस संस्थान, अगर मान लीजिए किसी मिनिस्ट्री से आप मांग रहे हैं या किसी और डिपार्टमेंट से मांग रहे हैं,
और वो डिपार्टमेंट अगर इस तरह से वो इंफॉर्मेशन का जो नेचर ऐसा है जिससे हमारी राष्ट्रीय अखंडता या वो जो वैज्ञानिक जो हमारा जो कार्यप्रणाली चल रही है या और जो ऐसी जो इंफॉर्मेशन है जो अपने अपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आती है, तो ऐसी स्थिति में भी चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, वो उसको मना कर सकती है कि इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर सकती है और उसको रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये नहीं है कि अगर किसी संस्था ने आपकी इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट कर दिया है और आपकी इंफॉर्मेशन को ये कैसे मना कर दिया है कि ये आपको नहीं दी जा सकती, तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि संस्थान ने जो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की है वो एप्लीकेशन गलत तरीके से रिजेक्ट की है और जो आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो इंफॉर्मेशन मांगने का आपको पूर्ण अधिकार है, तो इसीलिए अपीलेट अथॉरिटी बनी हुई है। आप वहां जा सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन जो रिजेक्शन आपको किया गया है वो रिजेक्शन गैर कानूनी है और आपको सूचना का पूरा अधिकार है, तो आप उस स्थिति में भी आपकी जो रिजेक्शन एप्लीकेशन है दोबारा से अलाउ हो जाती है और वो आपको इंफॉर्मेशन टाइम से मिल जाती है। जी जी, एक कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डी मोइत्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर सवाल पूछ सकते हैं, आप क्या जानना चाहेंगे डी मोइत्रा जी? सवाल ये है कि आरटीआई हमने फाइल करने के बाद ये पता करना, जब वो कोर्ट में जाता है तो बहुत लोग एडमिसिबल इन कोर्ट नहीं है ये बोल के दाखिल इसको खारिज कर देते हैं, तो ताकि ये दाखिल हो जाए उसके लिए क्या हमें करना पड़ेगा? देखिए, जो सूचना के अधिकार के तहत जब अब आरटीआई के अंदर कोई इंफॉर्मेशन मिलाते हैं तो वो इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो इंफॉर्मेशन किसी रिकॉर्ड पर बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है। मान लीजिए आपने आरटीआई की सूचना मंगाई, किसी बही खाते की सूचना मंगाई कि उस बही खाते के बारे में क्या सूचना है और आरटीआई ने बता दिया कि उस बही खाते की ABC या XYZ सूचना है, तो वो जो इंफॉर्मेशन आपकी वो सेकेंडरी एविडेंस है। कोर्ट आपसे कहता है कि जो सेकेंडरी एविडेंस है ये एडमिसिबल नहीं है। अगर आपको ये एडमिसिबल कराना है तो ओरिजिनल रिकॉर्ड जहाँ है आप उसको समन कीजिए, उसको कोर्ट में बुलाइए, कोर्ट उस रिकॉर्ड को देखेगा, तब आपकी जो रिकॉर्ड है या आपने जो रिकॉर्ड समन किया या आरटीआई से जो लिया है वो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल होगा। तो ये जो दोनों बातें हैं, जो आरटीआई से जो आपको सूचना मिलती है, आपको कम से कम ये जानकारी मिल जाती है कि हाँ आप जो इच्छुक सूचना चाह रहे हैं वो रिकॉर्ड पर है, तो उसके बाद आपको कानूनी रूप से जो है एप्लीकेशन कोर्ट में लगानी पड़ेगी और उस रिकॉर्ड को कोर्ट में मंगाना पड़ेगा, तब वो आपका एडमिसिबल डॉक्यूमेंट माना जाए। जी जी, चलिए, उम्मीद है डी मोइत्रा जी आपको जवाब मिल गया होगा। ऋषिपाल जी, एक और ये सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होते हैं किन हालातों में इंफॉर्मेशन देने से मना कर सकते हैं? देखिए, इंफॉर्मेशन जो ऑफिसर होते हैं दो स्थिति है। अगर कानून की बात की जाए तो ऐसी सूचना, अगर हम केंद्र सरकार की बात करते हैं तो ऐसी सूचना जो कि राष्ट्रीय अखंडता या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है या हमारी जो और ऐसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो भी इंफॉर्मेशन आती है उनके तहत जो है इंफॉर्मेशन को देने से इनकार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार जो सूचना अधिकारी होता है कई बार बायस भी होता है, कई बार वो गलत तरीके से आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट भी कर देता है। कोई बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए उसको भी वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का नाम देके आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर देता है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास विकल्प बचता है कि आप अपील में जाएं, अपीलेट अथॉरिटी जो होती है उसको बताएं कि आपकी जो हमदनी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक डोमेन में आती है, और ऐसी स्थिति में जो है इंफॉर्मेशन जो अपीलेट अथॉरिटी है वो आदेश कर सकते हैं। उसके बाद का विकल्प जो है वो है रिट। आप हाईकोर्ट में जाकर रिट लगा सकते हैं कि जो आपने इंफॉर्मेशन मांगी थी वो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन की इंफॉर्मेशन थी, वो किसी भी तरह से किसी भी रूल का वायलेशन नहीं करती है। तो ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट भी आदेश दे सकता है कि जो आपने आरटीआई लगाई है वो सूचना आपको दी जाए। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया ऋषिपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को आरटीआई से जुड़ी हुई। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।